नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर फिर से उसने बढ़ाया टेंशन। अच्छी खासी तेजी के साथ यहां पर कल न्यूयॉर्क सेशन में कारोबार हो रहा था और आज भी फिलहाल बढ़त के साथ ही कारोबार है। बाजार को यहां पर इंतजार रहेगा सितंबर 5 की जो ओपेक और एलाइज की मीटिंग है, जहां पर उस मीटिंग से पहले ही ओपेक के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि आउटपुट बढ़ाया नहीं, कभी कभी घटाया भी जा सकता है अगर मांग सामने नजर ना आई। और सऊदी अरेबिया के जो ऑयल मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी हमने ऐसा ही कुछ बयान आता हुआ देखा और उसकी वजह से काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कच्चे तेल में। साथ ही बात करेंगे नेचुरल गैस की, जहां पर ऑल टाइम हाइज टीटीएफ गैस में बनता हुआ नजर आया। यूएस का नेचुरल गैस 14 साल के हाइज पे है और यूके का नेचुरल गैस भी अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास। बात करेंगे गेहूं चावल के बढ़ते दामों की भी। फेस्टिविटीज से पहले यहां पर क्या कुछ कर सकती है सरकार, इस पर होगी हमारी नजर। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आईएफएल सिक्योरिटीज के वीपी अनुज गुप्ता, मेहता इक्विटीज के वीपी राहुल खलांत्री, हमारे साथ जुड़ेंगे फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी सिराज हुसैन, और साथ ही डायमंड मार्केट की चाल पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे भारत डायमंड बोर्ड्स के वीपी मेहुल शाह। माफ कीजिए, लेकिन शुरुआत हम यहां पर कच्चे तेल के साथ करेंगे। और अनुज, कैसे देखते हैं आप जो रीसेंट गेन हमने यहां पर प्राइसेस में आता हुआ देखा है? मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, क्रूड की जो मोमेंटम है वो टोटली अगर हम देखें तो न्यूज़ बेस्ड ट्रिगर है। अगर हम लास्ट वीक देखें तो यहाँ पर ईरान की तरफ से पॉजिटिव आउटकम्स को लेके बात चल रही थी, तो हमने देखा कि क्रूड के प्राइसेस कल काफ़ी करेक्ट हुए। और अगेन अगर हम देखें तो अब ओपेक मेंबर की तरफ से प्रोडक्शन कट की बात भी यहाँ पे देखने को मिल रही है कि अगर सप्लाई जो है कम हो सकती है अगर डिमांड नहीं रही, तो उसकी वजह से हमने देखा है कि क्रूड के प्राइस अगेन ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। तो अगर हम अब जो क्रूड की एक्चुअल मूवमेंट अगर देखें तो टोटली न्यूज़ बेस यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं अगर आप इसको टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे तो नीचे में करीबन 91 और ऊपर में करीबन 97, ये रेंज काफी टाइट रेंज क्रूड ने पकड़ लिया और इसी रेंज के बीच मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब एक्चुअली जो मोमेंटम है आगे चलकर वो जो डिसीजन ओपेक की तरफ से आता है या ईरान की तरफ से आता है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मगर ओवरऑल जिस तरीके से प्राइस अब $100 के नीचे सस्टेन कर रहे हैं, अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट एक महीना हो गया है प्राइसेस को 100 के नीचे सस्टेन करते हुए, तो वो एक थोड़ा सा इंडिकेशन ये है कि प्राइसेस 100 के ऊपर सस्टेन करने थोड़े मुश्किल रहेंगे और यहाँ पर हमेशा आपको हायर लेवल पे बिकवाली देखने को मिलेगी। मगर दूसरी तरफ ये भी है कि अगर प्राइसेस 90 to $91 के आसपास मिलते हैं तो वहाँ पर खरीदारी लौटते हुए भी दिखाई देती है। तो हमें लगता है कि अभी जो प्राइसेस है वो इस रेंज में रहेंगे जब तक कोई क्लियर इंडिकेशन ईरान की तरफ से या फिर ओपेक की तरफ से या फिर अगर हम जियोपॉलिटिकल टेंशन की साइड देखें तो वहां से कुछ नहीं आता, तब तक हमें लगता है कि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करती हुई दिखाई देगी। जहां तक M6 का सवाल है, नीचे में करीबन 6,800 और M6 में करीबन 7,500, ये टाइट रेंज क्रूड ने M6 से बना लिया और इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि अभी जो टोटली क्रूड का जो गेम है वो एक डिमांड सप्लाई के मिसमैच पे चल रहा है। सप्लाई डेफिनेटली कुछ बड़ी है मगर उसके मुकाबले अगर देखें तो डिमांड यहाँ पे कुछ कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर डिमांड कम रहेगी तो हो सकता है कि आगे ओपेक जो मेंबर्स हैं वो प्रोडक्शन कट करते हुए दिखाई दे, तो अगेन फिर हम देखेंगे कि प्राइस में कुछ उछाल आता हुआ दिखाई देगा। तो 6800 से 7500 ये रेंज M6 पर रह सकती है और रेंज बाउंड मोमेंटम ही क्रूड में एक्सपेक्टेड है, भले ही फिलहाल उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन राहुल, नेचुरल गैस पर आपका व्यू क्या है? घरेलू बाजार में 785 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यूएस में $10 के करीब प्राइसेस आ चुके हैं, यूके में 14 साल के हाइस पर प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं, यूरोप में भी प्राइसेस में काफी उछाल आया है। तो हम सभी मार्केट्स में मोमेंटम तेज होते हुए देख रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि ऑलरेडी इतनी तेजी आ चुकी है, इन स्तरों से भी और कितना स्टीम आपको नजर आ रहा है और क्या व्यू है ट्रेडिंग के हिसाब से डोमेस्टिक मार्केट्स में? थैंक यू। हम देख रहे हैं कि कल जिस हिसाब से हमने यूरोप की तरफ से स्टेटमेंट आते हुए देखे कि मतलब जो नॉर्थ स्ट्रीम 1 को उन्होंने 30 अगस्त से 3 दिन के लिए एक मेंटेनेंस के लिए होल्ड रखने की बात कही है, बट एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन है कि 3 दिन से ज्यादा का वो होल्ड आगे कंटिन्यू करेंगे और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि नेचुरल गैस में कंटिन्यू मोमेंटम अप ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है यदि $10 के ऊपर यदि आज क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन करता है नेचुरल गैस, तो आने वाले समय में हमें 10.70 एंड 11.10 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे हम MCX की बात करें तो MCX के अंदर नीचे में 765 एक मेजर सपोर्ट पॉइंट है, जब तक उसके नीचे सस्टेन नहीं होता है हमें लगता है कि कोई बड़ी वीकनेस बन पाएंगी। वहीं पे ऊपर में यदि 805 के ऊपर सस्टेन होता है तो 824 और 840 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं नेचुरल गैस। जी हाँ, जैसे कहा गया कि लेटेस्ट ट्रिगर यहाँ पर नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 1 का जो 3 दिन का शटडाउन की बात कर रही है 29 अगस्त की, वो तो एक चीज है ही। इसी के साथ साथ 2 कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्शियम भी यहाँ पर बंद हैं और आउटेजेस यहाँ पर नॉर्वेजिया और यूके में गैस फील्ड्स में भी सामने आई हैं। तो
क्लियरली काफी सारा सपोर्ट उन सबका नेचुरल गैस प्राइसेस पर। आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर सोने चांदी की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार मुनाफा वसूली है। अगर आप ट्रेजरी यील्ड्स देखें तो वहां पर बढ़त है। डॉलर इंडेक्स यहाँ पर 109 के ऊपर फिर से कारोबार करता हुआ नजर आया है और उसका प्रेशर हमने सोने और चांदी दोनों में बनता हुआ देखा है। दोनों ही प्रेशियस मेटल्स अब इस साल के लिए यहाँ पर ऑलमोस्ट नेगेटिव होते हुए नजर आ रहे हैं डॉलर टर्म्स में। राहुल, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस को? मनीषा, हमें लगता है कि फ्लैट टू नेगेटिव टर्न ही रहना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में। जिस हिसाब से हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स फिर से $9 के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है, वहीं पर डॉलर बॉन्ड यील्डिंग भी 3 के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रही है। दैट इज प्योरली नेगेटिव ट्रेंड है गोल्ड और सिल्वर के लिए। वहीं पे इंटरनेशनल में देखें तो 1750 के नीचे गोल्ड सस्टेन हो रहा है एंड दैट इज वेरी नेगेटिव। वहीं पे हमने सिल्वर में भी देखा है कि $19 के नीचे सस्टेन हो रहा है। हमें लगता है यदि 18.80 के नीचे यदि सस्टेन हो जाता है तो फिर से हमें 18.20 के लेवल सिल्वर में आते हुए दिखेंगे। वहीं पे गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में यदि 1725 के लेवल यदि ब्रीच करते हैं तो 705 तक के लेवल हमें 1 से 2 दिन में देखने को मिल सकते हैं। तो मोस्टली हम देखें तो फ्राइडे तक के जब तक हमें जैक्सन होल सिम्फोनियस के स्टेटमेंट आते हुए नहीं दिखते हैं, हमें लगता है फ्लैट टू नेगेटिव रहना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में। एक क्विक कमेंट अनुज आपका मेटल्स पर। कल हमने गिरावट देखी, आज फ्लैट टोन पर ट्रेडिंग यहां पर होती हुई दिख रही है। कोई ट्रेड लेंगे या अवॉइड करेंगे? देखिए, मेटल्स में गिरावट का ट्रेंड हमने देखा है। मुझे लगता है कि क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने से कंटिन्यूस पॉजिटिव साइड में आते हुए दिखाई दिए हैं, तो ओवरबॉट सिचुएशन हमने मेटल्स में आती हुई देखी है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर आ सकता है। हालांकि अगर हम एक कॉल की बात करें तो कॉपर मुझे लगता है कि यहाँ पे बिकवाली की तरफ लिया जा सकता है। करीबन 672 673 के आसपास बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। 678 का स्टॉप लॉस है, टारगेट नीचे करीबन 664 तक देखने को मिल सकता है। कल भी हमने एक कॉपर में गिरावट आते हुए देखी थी, और अगर हम देखें तो जिंक भी यहाँ पर एक नेगेटिव टेरिटरी में आता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे रह सकती है। जिस तरीके से इक्विटी मार्केट में हमने गिरावट देखी है, तो ये कहीं ना कहीं सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव में है, बट वही शॉर्ट टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए हमें लगता है कि बेस मेटल में कॉपर और जिंक के अंदर बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ऑलराइट, कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर मेटल्स में आज जारी रह सकती है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात यहाँ पर डायमंड्स की करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खबरों में रहा है। एक तो यहाँ पर भाव अच्छे खासे बढ़े हैं। अगर पिछले 12 महीने उठा के देखें तो 30% की तेजी यहाँ पर प्राइसेस में देखने को मिली है। डिमांड अच्छी खासी है और अभी इंडियन मार्केट्स में काफी सारी हमने एग्जीबिशन आते हुए देखी जिनसे ये माना जा रहा है कि डिमांड अच्छी खासी निकल के आई और अगले 2 महीने के लिए यहाँ पर ऑर्डर बुक्स हमने मैन्युफैक्चरर्स रिटेल की तरफ से भरते हुए देखे। हमारे साथ भारत डायमंड बोर्ड्स के वीपी मेहुल शाह जुड़े हैं। मेहुल जी नमस्कार। अच्छा समय है डायमंड इंडस्ट्री के लिए, फिर चाहे वो नेचुरल डायमंड्स हो या फिर लैब ग्रोन डायमंड्स। आप कैसे देखते हैं फेस्टिवल सीजन में डिमांड से पहले क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? लोगों ने 2 साल तक बहुत आराम कर लिया। अब लोगों को डायमंड खरीदने हैं, ज्वेलरी खरीदने हैं, शादियों का माहौल भी बहुत जोर में है। तो अगले टिल दिसंबर जनवरी अगर इंडिया की बात करें तो आगे अक्षय तृतीया तक बिजनेस बहुत अच्छा रहने वाला है। रिटेल में लोगों को माल नहीं मिल रहा है। माल के प्राइस की बात बाद में की जाती है। पहले तो ये है कि अवेलेबिलिटी कम है, शॉर्टफॉल है, क्योंकि अभी रशियन सप्लाई जो कि करीबन 40% होता था वो तकरीबन बंद के बराबर है। तो डायमंड्स की अवेलेबिलिटी कम है, प्राइसेस ज्यादा देने पड़ते हैं और लगता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर प्राइसेस और भी बढ़ेंगे। जी, जहां तक प्राइसेस बढ़ने की बात है वो ट्रेंड हमने नेचुरल डायमंड्स में आता हुआ देखा है। लैब ग्रोन डायमंड में पिछले कुछ महीनों में भाव काफी गिरे हैं, आप कहेंगे बॉटम के आसपास हैं, और जिस तरह के करंट मार्केट है क्या लेने की आप सलाह देंगे? लैब ग्रोन और नेचुरल डायमंड पूरा ही अलग सेगमेंट है। नेचुरल डायमंड को इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाता है, जबकि लैब ग्रोन डायमंड को लग्जरी के तौर पे देखा जाता है। लैब ग्रोन डायमंड्स मशीन लेबोरेटरी में बनते हैं, तबकि इसीलिए इसको लैब ग्रोन कहा गया है। और जब लेबोरेटरी में बनने वाला चीज है, नई टेक्नोलॉजी सुधरती है इन द लाइन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में जिस तरह से टेक्नोलॉजी दिन पे दिन अच्छी होती जाती है और प्राइसेस कम होते जाते हैं, उसी तरह से लैब ग्रोन में भी होगा। लेकिन जिनको लग्जरी के तौर पे ये मिलेनियल्स और सब है, वो लोग इसको लेना काफी पसंद करते हैं। तो दोनों है। इंडिया तो एक ऐसा देश है जो एम्प्लॉयमेंट देता है, मैन पावर जनरेट करता है, तो हमारे लिए तो जो कुछ भी है सब समृद्धि लाता है इंडस्ट्री के लिए, और काफी इकोनॉमी को इससे बूस्ट भी मिलता है।
मेहुल जी, किस तरह की डिमांड एक्सपेक्टेशन है? एक तो ये आगे चलकर आपने कहा कि अक्षय तृतीया तक यहाँ पर अच्छी खासी मांग रह सकती है, अगर कोई नंबर हमें यहाँ पर दे सकें। दूसरा, जब हम दोनों ही डायमंड्स की बात कर रहे हैं और जैसे आपने कहा दोनों बहुत सेपरेट कैटेगरीज हैं, किस तरह का प्राइस डिफरेंस है इस दोनों में? और तीसरी बात कि अगर आप कोई रीसेल यहाँ पर करना चाहें तो दोनों ही कैटेगरीज में किस तरह का रिस्पॉन्स है? नेचुरल डायमंड की बात करें तो नेचुरल डायमंड में प्राय पराया जितना पैसा लगाया होता है वो या उससे ज्यादा पैसा तो आ ही जाता है अगर सर्टिफाइड डायमंड्स हो तो। सर्टिफिकेट के में भी इंटरनेशनल लेबोरेटरी है, जैसे कि GIA है, IGI है, इस तरह की लेबोरेटरी को मान्यता ज्यादा है। बाकी GSI है, काफी इंटरनेशनल लेबोरेटरीज इंडिया में भी काम करती है। ये सभी लेबोरेटरी का सर्टिफिकेट है, तो सर्टिफिकेट के बेस पे उनका प्राइसिंग नक्की होता है और उस में रीसेल वैल्यू कोई बड़ी चैलेंज नहीं है। आपको सही जगह से माल लेना है और सर्टिफिकेट के साथ माल लेना है, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि आपके साथ किसी तरह की चीटिंग ना हो। माल खरीदते समय में आपको सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। जैसे आप पैसे लेते हो तो गिन के चेक करके लेते हो, उस तरह से डायमंड्स को भी बराबर चेक करके लेना चाहिए। और उसको जब उसका सर्टिफिकेट है, उसकी इनवॉइस है, उसको सबको संभाल के रखना चाहिए ताकि फ्यूचर में कभी कुछ इश्यू होवे तो आप उस ज्वेलर के पास, उस डायमंड टेयर के पास जा सकते हैं। ये रहा डायमंड के लिए। सिंथेटिक डायमंड के अंदर रीसेल वैल्यू के बारे में कोई नहीं सोचता है ये। और इसके प्राइसिंग के बारे में आपने जो पूछा कि कितना डिफरेंस है, तो काफी डिफरेंस होता है। जितना बड़ा हीरा उतना डिफरेंस ज्यादा होता है, जितना छोटा हीरा होता है उतना डिफरेंस कम हो जाता है। एकदम छोटे हीरे में 25-30% और बड़े के अंदर 60-70% का डिफरेंस भी आ सकता है। ओके अच्छा मेहुल जी, एक चीज और क्विकली, क्योंकि रूस से सप्लाई डिस्ट्रप्शंस के बाद जो डिमांड है वो तो ऑलरेडी बनी हुई है, तो एक्सपोर्ट मार्केट कैसा देख रहे हैं, स्पेशली यूएस में, यूएई में या फिर हांगकांग में, और कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये सही जवाब था। इस साल एक्सपोर्ट के अंदर ग्रोथ में ज्यादा संभावना इसलिए नहीं है कि हमारा 65% डायमंड्स या ज्वेलरी जो जाती है वो सिर्फ यूएस में जाती है और दूसरे नंबर पर चाइना है। चाइना तकरीबन काफी समय से बंद के बराबर है और चाइना का सप्लाई प्राय बहुत ही कम या नहीं के बराबर है। यूएस में आर्थिक मंदी की वजह से इस साल थोड़ा यूएस भी डाउन है। इसकी वजह से इस कैलेंडर ईयर में, क्योंकि पिछले साल हमने बहुत बड़ा ग्रोथ किया है, तो इस साल फिगर्स मेंटेन होंगे तो भी बहुत है। इस साल ज्यादा ग्रोथ की संभावना इंटरनेशनल मार्केट में नहीं है। ऑलराइट, ठीक है। तो एक्सपोर्ट्स को लेकर यहाँ पर चिंताएं हैं। रफ डायमंड्स के भाव तो बड़े ही हैं क्योंकि उनका अराइवल में यहाँ पर कमी देखने को मिली है, तो वो एक अनसर्टनिटी है और उसी वजह से हमने लैब ग्रोन डायमंड्स की मार्केट को यहाँ पर काफी उठते हुए भी देखा है। मेहुल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और डायमंड के उन तमाम पहलुओं पे हमसे बात भी करने के लिए। एक ब्रेक में जाएंगे, लेकिन जाते हुए आपको बता दें कि मनी कंट्रोल प्रो के पास बेहद आकर्षक ऑफर्स हैं। मनी कंट्रोल अगस्त में फाइनेंशियल आजादी का उत्सव मना रहा है और इस खास मौके पर लेकर आया है फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफर, जिसके तहत मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन आप नेट जीरो कॉस्ट या यूं कहें कि मुफ्त में पा सकते हैं। अब इसके लिए आपको रोजाना ₹1 की दर से मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना है। इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको हमारे ब्रांड पार्टनर्स की ओर से मिलेंगे ₹1500 के आकर्षक वाउचर्स। इसलिए देर ना करें, मनी कंट्रोल ऐप या वेबसाइट पर जाएं और इस धमाकेदार ऑफर का फायदा उठाएं। आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और अब बात करेंगे एग्री कमोडिटीज की। शुरुआत करेंगे गेहूं और चावल की कीमतों से। दरअसल सरकार ने भले ही गेहूं का इंपोर्ट ये कहते हुए इनकार किया हो कि देश में गेहूं का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, लेकिन सच तो ये है कि त्योहारों से पहले गेहूं और चावल दोनों ही कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद है और डिटेल्स के साथ। तो असीम, क्या स्थिति है फिलहाल कीमतों की, कितनी बढ़ोतरी अब तक देखने को मिली है? देखिए, त्योहार के सीजन की जल्दी शुरुआत होने वाली है। अगर मैं गेहूं की बात करूं तो गेहूं की कीमतों में 4% की बढ़ोतरी, चावल की कीमतों में 7% की बढ़ोतरी जो है देखने को मिली है। अगर मैं पिछले 1 महीने के अंदर जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर मैं पिछले 1 साल की बात करूं तो जो चावल है उनकी कीमतों में 7% की बढ़ोतरी और गेहूं की कीमतों में 20% की बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। अब खासतौर पर कि सरकार का ये कहना है कि गेहूं का पर्याप्त भंडार है, हम इसमें इम्पोर्ट जो है वो नहीं करेंगे, लेकिन जल्दी आप इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती होती हुई जो है देख सकते हैं। अभी 40% इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो लगती है, उसमें कटौती आप गेहूं में होती देख सकते हैं। दूसरी रही बात चावल की, तो अगर पिछले हफ्ते की बात करूं तब तक करीबन 15% के आसपास बुआई जो है वो घटी थी, लेकिन अब थोड़ी सी रिकवरी जो है वो देखने को मिल रही है। तो 8% के आसपास पिछले साल के मुकाबले बुआई जो है
वो घटी है। सरकार को उम्मीद है कि अगले एक हफ्ते तक जो है ये डाटा जो है अच्छा आ जाएगा और बुआई जो है पिछले साल के मुकाबले जो है उतनी ही रहेगी। तो अभी सरकार चावल को लेकर के कोई स्टेप जो है वो नहीं उठाएगी, उसके लिए वेट एंड वॉच करेगी। लेकिन गेहूं में आपको जल्दी सरकार की तरफ से कदम आते हुए जो है देख सकते हैं। जी हाँ असीम, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो वो एक्सपेक्टेशन भी रही है यहाँ पर, क्योंकि गेहूं एक बड़ी चिंता है। हमारे साथ सिराज हुसैन है जो फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी भी हैं। सिराज जी नमस्कार। क्लियरली आपसे बात होती रही, आपने कहा था कि हाँ चावल थोड़ी सी चिंता है, लेकिन वो नंबर शायद हम जुड़ता हुआ देखेंगे। बड़ी चिंता फिलहाल अभी भी यहाँ पर गेहूं में है, जहाँ पर भाव में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपको लगता है यहाँ पर जल्दी कुछ इम्पोर्ट की तरफ से आ सकता है? देखिए, हमने पहले भी कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट 40% से घटा देगी। अब हो सकता है 0% हो जाए, हो सकता है 10% हो जाए, लेकिन हम ये बता दें आपके दर्शकों को कि हम कई बार गलत साबित हुए हैं। तो हो सकता है हम गलत साबित हो जाएं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये ड्यूटी घटने की जरूरत पड़ेगी। चीज जो हमारे संवाददाता भी कह रहे थे वो ये कि, और हम आपसे भी बात करते रहे, कि जहां तक स्टॉक है सरकार के पास, ऐसा नहीं है कि हम कोई डेफिसिट में है, स्टॉक अभी भी है यहाँ पर मार्केट्स में। अवेलेबिलिटी सरकार यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश कर रही है सभी कमोडिटीज में फेस्टिवल्स के पहले, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि ज्यादातर कमोडिटीज में यहाँ पर फिर से भाव में बढ़त देखने को मिली है। एडिबल ऑयल अगर छोड़ दें तो उसके अलावा चाहे वो चीनी है, गेहूं है, चावल है, यहाँ पर भाव काफी स्थिर रहे हैं ऊपर की तरफ। देखिए, ये जो फूड स्टेपल्स हैं, इसमें एक की कमी से भी दूसरे की प्राइसेस पे इम्पैक्ट आ जाता है जी। तो अब क्योंकि मार्केट देख रहा है कि हो सकता है कि धान के उत्पादन में घटोतरी हो, धान का उत्पादन घटे, कम से कम 10% घटने की लोगों को आशंका है, तो उसकी सिंपैथी में भी थोड़े से व्हीट प्राइसेस हो सकता है बढ़े हों। लेकिन ये बात सही है, जो हमारी फ्लोर मिलर से बात होती है तो वो कहते हैं कि अवेलेबिलिटी में उतनी अच्छी नहीं अवेलेबिलिटी जितनी नॉर्मल ईयर में होती है। तो साउथ इंडियन मिल्स के लिए थोड़ा सा वायबिलिटी बढ़ जाएगी अगर ड्यूटी घट जाती है, और अगर थोड़ा सा इंपोर्ट प्राइवेट फ्लोर मिल कर लेती हैं तो देश में अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी गेहूं की, और प्राइसेस भी कंट्रोल में आ सकते हैं। और सिराज जी, ठीक है, ड्यूटी को लेकर क्या डिसीजन सरकार लेती है उस पर तो नजर रहेगी, लेकिन तब तक प्राइसेस को लेकर क्या व्यू है, और इजाफा होने की संभावना है दोनों में ही? देखिए, ज्यादा इम्पैक्ट मुझे लगता है कि अब राइस के प्राइसेस में आएगा, क्योंकि पिछले 2-3 साल में हमने देखा कि राइस के प्राइसेस बहुत स्टेबल रहे हैं। बाकी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के प्राइसेस बेशक बढ़े हैं, लेकिन चावल के प्राइसेस नहीं बढ़े हैं, और बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी चावल का हुआ है। पिछले साल भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नॉन बासमती राइस का हुआ है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट उस एक्सपोर्ट को भी कुछ रेगुलेट करने की कोशिश करेगी, और चावल के प्राइसेस में थोड़ी सी बढ़ोतरी मैं देख सकता हूँ। व्हीट के प्राइसेस में मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा बढ़ोतरी अब होगी। ऑलराइट, तो यानी कि चावल के भावों पे यहाँ पर नजर रखनी होगी। यहाँ पर इवन एज इलाका बढ़ रहा है, बहुत देर से बढ़ रहा है, और कुछ क्रॉप की लेकर चिंताएं यहाँ पर ऑलरेडी हैं, तो प्रोडक्शन नंबर्स पे इसका इंपैक्ट रह सकता है। सिराजी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। अनुज, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल एग्री कमोडिटी पैक को? कॉटन में हल्की सी मुनाफा वसूली कल हमने आते हुए देखी थी, मसालों में भी ऊपरी स्तरों से थोड़े से ये हल्के होते हुए नजर आए हैं, लेकिन जिस तरह की फूड प्राइसेस की बढ़त अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखने को मिली है, भारतीय बाजारों के लिए क्या इंपैक्ट रह सकता है? मनीषा जी, देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम कॉटन या मसालों की बात करें तो हमने 2 दिनों में एक प्रॉफिट बुकिंग देखी है। मुझे लगता है कि अभी ये टॉप आउट होते हुए दिखाई दिए हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी करेक्शन हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहाँ पर भी तेजी का माहौल है, मगर डोमेस्टिक मार्केट में, क्योंकि अगर हम बात करें कॉटन की तो आगे अराइवल सीजन है, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बुआई यहाँ पे दिख रही है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हम आते हुए देखें। मगर जिस तरीके का बारिश की कंडीशन है राजस्थान के अंदर में, बाढ़ सिचुएशन बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं क्रॉप डैमेज का भी इशू है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिल सकती है, मगर अगेन हम कॉटन के प्राइसेस में एक तेजी आगे आते हुए देखेंगे। सिमिलरली अगर हम मसालों की बात करें तो यहाँ पर भी हमने 2-3 दिनों में कुछ गिरावट के साथ ट्रेड होते हुए देखा है। हमें लगता है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अभी मसालों में आ सकती है। हालांकि डिमांड साइड बहुत स्ट्रांग है, मगर अगर हम यहाँ पे कंपेरिजन करें तो जीरा हमें लगता है कि अगर थोड़ा डिप मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। टर्मरिक में ऑलरेडी हम यहाँ पे प्रेशर आते हुए देख रहे हैं। कोरिएंडर भी हमें लगता है कि थोड़ी गिरावट के साथ ट्रेड हो सकता है। ओके, चलिए, तो ये एग्री कमोडिटीज पर व्यू हुआ अनुज की ओर से। अनुज, शुक्रिया आने के लिए शो में और अपनी स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। सिराज जी, आपका भी शुक्रिया गेहूं और चावल दोनों पर ही अपनी राय देने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।